देखो हम लोगों ने कल एक जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि वन डायमेंशनल बॉक्स में जो एक पार्टिकल है उसके लिए हमने ये इक्वेशन निकाली थी। ठीक है ना, एक नॉर्मलाइज्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और उससे फिर हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे थे, और वो कंक्लूजन हमने ये निकाला कि जो एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की उस बॉक्स में, वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। मतलब वो डिस्क्रीट वैल्यूज जो हैं वो होती हैं। ठीक है ना, कि ये जो E की जो वैल्यू है वो n² अपॉन 8ma² आती है, और ये जो n है, ये जो क्वांटम नंबर है, ये जो एक आइगन वैल्यू है, जो एक हमें इसमें मिल रही है, और ये वैल्यू 1 2 3 4 आगे कुछ भी हो सकती है। और ये वैल्यू अगर हम पुट करें तो n इक्वल्स टू 1 2 3, इनके लिए हम एनर्जी 1 E1 E2 E3 E4 E5 एंड सो ऑन इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर हम इनकी एनर्जीज का डिफरेंस देखें तो ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी वजह से आप देखते हो कि हम बोलते हैं कि जब E1 की बात करें, E2 की बात करें, E3 की बात करें, और इस तरह से जब हम E1 से लेकर के और आगे अपर जो एनर्जी लेवल है उसकी बात करते हैं, तो एनर्जी लेवल बढ़ने पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और इसी को लेकर के हमने आगे ये जो नॉर्मलाइज्ड हमारे पास में जो एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वन डायमेंशन बॉक्स के लिए, इसमें फिर हमने साई की वैल्यू निकाली। जिस साई की वैल्यू हमारे पास जो फार्मूला आया वो आया साई n इक्वल्स टू √2 अपॉन a साइन n पाई x अपॉन a। ठीक है ना। अब ये जो साई n है, यहां पर इस n की वैल्यू को आप पुट करते जाओ 1 2 3 4 5, और हमारे पास साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 इस तरह से ये मिलते जाते हैं। तो ये क्या बताते हैं कि ये जो वेव फंक्शंस हैं इनके बीच में कोई और वेव फंक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर ये जो क्या जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज दैट, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि साई जो है वो साई भी क्वांटाइज्ड है, और इसको हम आइगन फंक्शन बोलते हैं, और इसके बीच की जो वैल्यूज हैं वो हमें अवेलेबल नहीं होती है, या कह सकते हैं क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज मिलता है, या फिर क्वांटाइज्ड है इसलिए इसके बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमने कल तक पढ़ ली थी, और अब जो हम बात करेंगे वो ये देखेंगे कि ये जो साई हमें मिला है, ये साई एक्चुअली में दिखता कैसा है। ठीक है, दिखता कैसा है का मतलब कि हम किसी ना किसी तरीके से ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो वेव फंक्शन हमें मिला है, ये वेव फंक्शन हमारे किस काम का है, और किस तरीके से जो पार्टिकल उस एक डायमेंशन बॉक्स में है, तो ये साई किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि ये साई जो है वो एक्चुअली किस तरह से हमें दिखाई देगा। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 डालें, और हमें ये जो साई की वैल्यू है साई 1 साई 2 साई 3, वो हमको पता है कि यहाँ पर साइन जो है वो n पाई x अपॉन a, और अगर हम यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो अगर a रख दें तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एक्चुअली आती क्या है, वो आती है, ये आती है साइन n पाई x अपॉन a। ठीक है, और अगर ये जो x की जो वैल्यू है ये अगर a के इक्विवेलेंट हो जाए तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी वो सिर्फ इतनी, ये, क्योंकि a कट जाएगा। और अगर हम n की वैल्यू को अगर हम 1 रख दें तो केवल साइन पाई जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारे पास में साई 1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से साई 2 की वैल्यू आ जाएगी, ये साई 3 की वैल्यू आ जाएगी। वैसे आप साइन
पाई देखें, sin 2 पाई देखें, sin 3 पाई देखें, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। लेकिन खैर वो हमारा मोटो नहीं है। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो अंडर रूट 2 बाय ए है, 2 बाय ए का जो अंडर रूट है, इसको हम इस तरफ लेकर के जाएंगे और हमारे पास में एक टर्म आ जाएगी साई अपॉन 2 बाय ए का अंडर रूट। अगर हम x की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये जो साई अपॉन 2 बाय ए का अंडर रूट की वैल्यूज अगर हम निकालें तो अलग अलग x डिस्टेंस पर ये अलग अलग x वैल्यूज के लिए हमारे पास में ये वैल्यूज आती हैं और इन वैल्यूज को देख करके आपको पता चल रहा है कि पहले ये वैल्यू 0 होती है, उसके बाद में थोड़ी बढ़ती है, उसके बाद में फिर बढ़ती है और उसके बाद में और बढ़ती है और बढ़ने के बाद में यहाँ 1 पर जाकर के, या आप कह सकते हो कि आधी डिस्टेंस पे जाकर के, क्योंकि हमें हमारा जो बॉक्स था वो 0 से लेकर के a तक जाता है और यहाँ पर अगर हम हाफ डिस्टेंस देखें ये a/2, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाता है और इसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे तो फिर ये वापस जो है वो डिक्रीज होने लगता है और वापस धीरे धीरे आकर के 0 हो जाता है जब x की वैल्यू a हो जाती है। तो ये जो x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, इससे और ये जो x की वैल्यू a आ गई है, इस तक हम इसको देख रहे हैं इन वैल्यूज को। और अगर हम इसे पुट करते हैं और ग्राफ अगर हम खींचें इन दोनों टर्म्स के बीच में, जो हमारे पास में x और साई अपॉन 2 अपॉन a का जो अंडर रूट है इसके बीच में ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना, a की तरफ हम जा रहे हैं, वैसे वैसे जो साई अपॉन 2 बाय a का जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू बढ़ती है। और यहां पर भी आप देख रहे हो कि ये वैल्यू लगातार बढ़ रही है और इस जगह भी आप देख रहे हो कि ये वैल्यू लगातार आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और जब हम a/2 x की वैल्यू जब हमारी a/2 होगी या हाफ डिस्टेंस होगा इस बॉक्स का, तब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है, मतलब 1 यहां पर आया था और उसके बाद में वापस घटने लगता है। तो ये हमें एक जो ग्राफ है वो हमें देखने को मिलता है जो साई और हमारे पास में ये जो x है इसके बीच में। अगर हम साई 2 की बात करें तो अगर हम यहां पर ये साई 2 ले लेते हैं और इसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचना शुरू करें तो यहां पर हम देखते हैं सेम इसी तरीके से वैल्यूज 2 बार पहले बढ़ेंगी, उसके बाद मैक्सिमम पहुंचेगा, उसके बाद फिर घटेगी, उसके बाद में फिर और लगातार घटती जाएगी और फिर एक मिनिमम जो वैल्यू है वो आएगी माइनस में और उसके बाद में फिर वो वैल्यू वापस 0 हो जाती है। तो वही चीज हमें यहां देखने को मिलती है कि ये वैल्यू लगातार देखोगे आप तो लगातार बढ़ती जाएगी और एक मैक्सिमम आएगा और उसके बाद में फिर लगातार घटेगी और ये हमारे पास a/2 पर जाकर के ये वैल्यू वापस 0 हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर n की वैल्यू 2 ली है तो ये जो वैल्यू है फिर फर्दर और अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू और निगेटिव में इस तरह से जाती है और उसके बाद में फिर लगातार मिनिमम तक आने के बाद में लगातार फिर बढ़ेगी और फिर वो a पर आने पर 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम s जो साई 3 है उसके लिए अगर हम वैल्यू देखें जब n इक्वल्स टू 2 रखते हैं उस समय कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे को मिलती है कि ये 2 बार पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर उसके बाद में मिनिमम तक पहुंचता है नेगेटिव में जाकर के फिर बढ़ता है 0 और उसके बाद में फिर मैक्सिमम होकर के और फिर वापस घट करके 0 हो जाता है। इसी तरह से साई 4 में आप देखोगे तो यही चीज अगर हम साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 और आगे भी अगर हम चलते जाएं तो इसी तरह का एक जो ग्राफ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अकेला जो साई है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम साई स्क्वायर ले लें तो साई स्क्वायर हमें ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या उस पर्टिकुलर जगह पर वो कितनी है। तो हम यहां पर इस ग्राफ को साई के साथ में x और साई के साथ में ना बना करके हम साई स्क्वायर और x के साथ में बनाते हैं। तो जो पहला जो हमारा n इक्वल्स टू 1 है और साई 1 की जो वैल्यू है उसके उसमें अगर हम यहाँ पर वेरिएशन देखेंगे तो जैसा हमें यहाँ पे साई की वैल्यू मिली थी वैसे ही हमें साई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी और सेम वैसा का वैसा ग्राफ आएगा। लेकिन जब हम साई 2 के लिए देखते हैं तो साई 2 के लिए जब आप इस वैल्यू को देखोगे तो लगातार क्या होती है, ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर जाकर के जब a की वैल्यू x की वैल्यू a/4 है या 1/4 है उस समय ये मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद में फिर ये घटने लगती है और घट करके वापस 0 आ जाती है। अब उसके बावजूद भी हम अगर इस
एक ही तरफ बढ़ेंगे और x की वैल्यू ये बढ़ती जाएगी, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, बल्कि ये क्या आती है, वापस से बढ़ना शुरू होती है और एक मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद में और वापस से घट जाती है। तो इस तरह से ही ट्रेंड हमें साई 3 स्क्वायर में और साई 4 स्क्वायर में देखने को मिलता है। तो जितनी भी साइज आप लोग n की वैल्यू लोगे, उतने ही आपके पास में ये मैक्सिमास जो हैं वो आ जाते हैं। और ये जो वैल्यू बार-बार जो 0 पर आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो 0 पर वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्यों आई है? क्योंकि एक जगह होती है जब हम यहाँ पर कहते हैं कि साहब ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एक ऑर्बिट है और उसके बाद में ये एक ऑर्बिट है। तो ये जो खाली स्थान है बीच का ये खाली जगह वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे कम है, और इसको हम बोलते थे क्या? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन। तो ये वो नोड्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। यही नोड्स हमें यहाँ पर जब हमने साई के साथ में x की वैल्यूज को जब प्लॉट किया था तब हमें मिली थी, ये एक नोड है। इसी तरह से आप यहां देखोगे कि इसमें दो नोड्स मिल रहे हैं, एक नोड यहां मिल रहा है और एक नोड यहां मिल रहा है। जबकि नोड की वैल्यू के लिए भी आपको पता है कि नोड्स हमेशा कितने होते हैं? n-1 होते हैं। मतलब कि अगर वैल्यू आपकी n इक्वल्स टू 1 है तो नोड जो होंगे वो कितने होंगे? 0, क्योंकि 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखो, जब हमने n की वैल्यू 1 रखी है, इस सिचुएशन में कोई भी नोड हमें नहीं मिल रहा। ये वैल्यू सिर्फ क्या होती है? पहले बढ़ती है, मैक्सिमम पहुंचती है और उसके बाद में फिर 0 हो जाती है। लेकिन जब हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, n इक्वल्स टू 2 लेते हैं, तो हमें एक नोड यहां पर देखने को मिलता है। ऐसा ही सेम जब आप साई स्क्वायर के साथ में ग्राफ प्लॉट करते हो, तब भी आपको ये जो एक नोड है ये हमें देखने को मिलता है। और ऐसे ही आप साई 3, साई 4, साई 5 इसमें आप जाते जाते हो, तो जितने n का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो नोड्स हैं वो भी हमें मिलते जाएंगे और n-1 जो नोड्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर असलियत में देखें किसी बॉक्स में, हमने पहले ही क्या कहा था कि एक छोटा सा बॉक्स लिया था और इस डायमेंशन बॉक्स में हमने देखा कि ये जो वैल्यू है 0 से लेकर के 1 बढ़ती है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी है या कहां है। तो हम ऐसा मानते हैं कि यहां पर कोई ऐसी पोजीशन नहीं होनी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए जहां पर प्रोबेबिलिटी 0 हो। मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो यहां पर 0 नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर बॉक्स में। इससे प्रूव क्या होता है? इससे प्रूव ये होता है कि ये जो नोड्स का जो एग्जिस्टेंस आ रहा है, ये जो हमें नोड्स मिल रहे हैं जगह जगह पे, यहाँ पे ये 4 नोड, हमें 3 नोड्स मिले हैं n इक्वल्स टू 4 में, a/4 पे, a/2 पे और ये 3/4 a पर। ये जो नोड्स मिले हैं इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं समझा पाई। ठीक है ना? तो एक डायरेक का जो रिलेटिविस्टिक एक क्वांटम मैकेनिक्स है, वो डायरेक्स का जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्या बताता है? वो बताता है इन अपरेंट नोड्स के बारे में, या ये जो स्पष्ट नोड्स हैं, या जो एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 नहीं है बल्कि कम है। लो पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन 0 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये जो नोड्स हैं ये एक्चुअली में वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या है? लो होती है, ना कि 0। ठीक है? इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को, जैसे कि हमने क्लासिकल जब हमने एक बिहेवियर देखा था और हमने कहा था कि ये एक पर्टिकुलर जगह है जहां 0 से लेकर के a तक हम मूव करते हैं और पार्टिकल की इस पूरे के पूरे, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है, इसमें जो मिलने की जो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के, वो क्या है? एक जैसी है। मतलब आप चाहे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे देखो, इस पर्टिकुलर हर जगह पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी हमें नजर आती है अगर हम क्लासिकल बिहेवियर देखें तो। ठीक है ना? मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है। अगर डिस्क्रीट वैल्यू होती तो हमें पता होता कि भाई यहां मिलेगा इस एनर्जी वैल्यू में और दूसरी जो एनर्जी वैल्यू उसकी है उसमें नहीं मिलेगा।
मतलब ये जो इन दोनों के बीच की वैल्यू है इसमें नहीं मिलेगा, या तो इस एनर्जी वैल्यू में मिलेगा या इस नीचे वाली एनर्जी वैल्यू में मिलेगा। लेकिन क्लासिकल बिहेवियर क्या कह रहा है? क्लासिकल बिहेवियर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस पूरे के पूरे बॉक्स में एक जैसी होती है। ये इसलिए क्योंकि यहां पर हमने एनर्जी को डिस्क्रीट नहीं माना, यहां पर हमने क्वांटाइजेशन जो है वो नहीं आया। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखो और इस पर क्वांटम मैकेनिक्स अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो आप यहां देखो कि हमें साई मिलता है वेव फंक्शन, और उस वेव फंक्शन का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो हमें वो प्रोबेबिलिटी मिलती है जहां पर इलेक्ट्रॉन या वो पार्टिकल पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप देखो यहां पर अगर हम इस n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो आप देखो ये डिस्टेंस उतना ही है। आप यहां पर भी देखोगे ये डिस्टेंस हमने a से लेकर के और 0 से लेकर के a तक लिया है, ये डिस्टेंस भी हमने 0 से लेकर के a तक लिया है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हमने कम नहीं किया, बढ़ाया नहीं है ना कम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो यहां लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये तो हमने केवल साई 4 के लिए निकाला जो n इक्वल्स टू 4 के लिए था। लेकिन सोचो अगर मैं यहां पर ये बॉक्स लेता, ठीक है, और मैं यहां कहता कि यहां पर n इक्वल्स टू 100 है या 100 से ज्यादा है, ठीक है ना, मोर देन 100, तो क्या होता? तो जो ये ग्राफ होता वो कैसे मिलता? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये लगातार क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और ये डिस्टेंस जब लगातार कम होती जाती है तो आप यहां पर देखोगे कि पोटेंशियल बॉक्स की साइज जो है वो तो फिक्स है, लेकिन जो वेव फंक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा। और वो अगर इंक्रीज होता जाएगा तो ये वेव लेंथ जो है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, ये डिक्रीज होती जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से जब आपको देखने को मिलता है और यही वैल्यू और ज्यादा होगी तो आप देखोगे कि इस पूरे के पूरे बॉक्स में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी वही होगी जो हमने यहां पर क्लासिकल बिहेवियर में देखी। मतलब n की वैल्यू बढ़ने पर सेम वही बिहेवियर होने लगता है जो बिहेवियर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा कि सब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सब जगह एक जैसी है। यहां इसकी जैसी नहीं है कि साहब यहां तो मिलेगा और यहां नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, इन नोड्स पर तो कम मिलेगा, ठीक है ना, और यहां पर देखो तो आप यहां पर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से जो नंबर ऑफ हम यहाँ n की वैल्यू को जब हम बढ़ाते हैं तो इस तरह से इसका ये जो रिलेशन आया जहां पर आप देखते हो कि n का जो वैल्यू जब बढ़ता है तो वो क्लासिकल पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है, इसको हम कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। सो ये चीज हमें नजर आई। दूसरी चीज हमें एक और चीज इससे क्या पता चली कि जो साई की वैल्यू है, ये जो साई हमारे पास में आ रहा है, ये साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आप देखो यहाँ पर कि जब हमने यहाँ साई 1 के साथ में लिया था तो ग्राफ हमें केवल और केवल क्या मिला? पॉजिटिव वैल्यू में मिला। लेकिन जब हमने n इक्वल टू 2 लेकर के साई 2 के साथ में इस ग्राफ को प्लॉट किया x के साथ में, तो हमें ये जो वैल्यू है वो माइनस में भी मिली, नेगेटिव में भी मिली है, पॉजिटिव में भी मिली है और नेगेटिव में भी मिली है। लेकिन जब हम साई स्क्वायर की बात करते हैं और साई स्क्वायर में इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो यहां पर ये वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव में मिलती है। आप देखो हमेशा ये जो ग्राफ आया है वो कहां आया है? हमें पॉजिटिव में मिला है। हमेशा ये ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मिला है। तो आप यहां पर बता सकते हो कि साई जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो साई स्क्वायर है जो बताता है कि किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी है, वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, सो ये हमारा वन डायमेंशन बॉक्स था जिसमें हमने एक पार्टिकल की कल्पना की और कहा कि साहब एक ही डायरेक्शन में ये मूव करेगा और उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ जो वेव फंक्शन था या जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी वो हमने बनाई, फिर उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, उसके हमें एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमको मिलता है और उस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से हमने कुछ कंक्लूजन निकाले। उसमें हमने देखा कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज आती हैं, साई की जो वैल्यू या जो वेव फंक्शन आता है, जो आइगन फंक्शन है, ये भी क्वांटाइज्ड है। और इससे हमने यहाँ पर ये जो साई और साई स्क्वायर है ये किस तरह से वहां पर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो हमने यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके और जानने की कोशिश की, ठीक है। अगर हम इस पार्टिकल को, ये जो पार्टिकल हमने जो वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर स्टडी किया था,
हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन हमारे पास में बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर ये पार्टिकल है और ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर हमारा मूव कर रहा है और एक जो कॉलिजन है उसके अंदर एनर्जी को जो है लॉस नहीं करता है और अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होती है, बाहर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंफिनिटी होती है। तो ये हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में देखा, लेकिन इसी पार्टिकल को अगर हम थ्री डायमेंशनल बॉक्स में अब रख दें, क्योंकि पहले हमने सिंपल एक प्रॉब्लम ली और सिंपल प्रॉब्लम में हमने उस पार्टिकल को वन डायमेंशन के अंदर देखा कि वन डायमेंशन में वो किस तरह से बिहेव करता है और कैसे दिखता है। अगर हम इसको थ्री डायमेंशन में देखें तो थ्री डायमेंशन में हमारे पास मान लीजिए कि ये एक क्यूबिकल बॉक्स है। ये हमने थ्री डायमेंशनल एक बॉक्स ले लिया जिसका एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और ये जेड एक्सिस भी है। और अंदर इस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो V की जो वैल्यू है वो हमने देखी कि वो जीरो है और इस के बॉक्स के बाहर वहां हम देखते हैं कि जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की वो इंफिनिटी है। और अगर हम इसके जो डिस्टेंसेस हैं, जो यहां पर हमने माना था कि ये जो डिस्टेंस है वो 0 से लेकर के a तक जाता है, ये जो डिस्टेंस हुआ x की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, x इक्वल्स टू a, x की वैल्यू ये a है, a तक जाता है। और तो यहां पर अगर हम देखें तो x एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है वो उसे हम मान लिया a और y एक्सिस पर ये जो इसकी जो हाइट है उसको हमने मान लिया b और जो z एक्सिस पर जो इसकी विड्थ है उसको हमने मान लिया सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने माना और हम इसको ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ये क्यूब है, क्यूबिक एक बॉक्स है और क्यूबिक बॉक्स में आपको पता है कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू ये तीनों की तीनों इक्वल होती हैं, मतलब इसकी सभी भुजाएं या आर्म्स जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसा हम मान करके चलते हैं और आगे इसके लिए जो थ्री डायमेंशनल बॉक्स है इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसके लिए क्या होगी, इसके लिए वही होगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए और ये जेड एक्सिस के लिए। और ये हमारे पास में 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उस पार्टिकल के लिए जो इस बॉक्स में हमारे पास में है, जिसे हमने इस रेड डॉट से यहां पे दिखाया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए जो इस बॉक्स में है उसके लिए हमारे पास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाता है। अब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ये जो इक्वेशन हमारे को हम इसको देते हैं 1, अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं साई से। तो साई से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है जो इस पॉजिटिव से इस तरफ है वो डिवाइडेड बाय साई हो जाएगा और ये जो टर्म है ये डिवाइडेड बाय साई हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ये डिवाइडेड बाय साई, ये भी डिवाइडेड बाय साई और यहाँ पे साई और साई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो साई है, ये साई क्या है, तीनों एक्सिस के लिए है। ये हमने तो यहाँ पे केवल साई लिखा है ये, लेकिन ये जो साई हमें जो मिल रहा है ये 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये आपको अभी हमने जैसे उस बॉक्स में भी देखा कि ये आपका एक्स एक्सिस पर भी डिपेंड करता है, वाई कोऑर्डिनेट पर भी और जेड कोऑर्डिनेट तीनों पर ही डिपेंड करता है। और एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू जो है वो साई की, वो साई एक्स है, वाई पर ये साई वाई है और जेड एक्सिस पर ये साई जेड वैल्यू होती है। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है या गुणनफल है वो हमारा जो टोटल साई है वो होता है। ठीक है, तो वो अगर हम यहां पर रख दें कि हम मानते हैं कि साई इक्वल्स टू साई एक्स, साई वाई, साई जेड का प्रोडक्ट, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो हमारी क्या होगी, वो जो साई एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर जो एनर्जी होगी, वाई एक्सिस पर जो एनर्जी होगी और जेड एक्सिस पर जो एनर्जी होगी, इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो तीनों कंपोनेंट्स की, जो तीनों एक्सिस पर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर होगी उसके इक्वल हो जाएगी। तो ये जो E है टोटल एनर्जी, ये हमारा एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर जो एनर्जी है उसके सम के बराबर होगी। अब इस इक्वेशन तीनों को ले लें हम, ये जो इक्वेशन 2 हमारे पास में आया वो, ये जो इक्वेशन 3 आया हमारे पास में वो, और ये जो इक्वेशन 4 आया वो। इन तीनों इक्वेशंस में अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है इस इक्वेशन में इस इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन 4 से साई की वैल्यू और E की वैल्यू, साई हमारे पास देखो ये हर
एक्सिस पर है, इस एक्स पर भी है, वाई पर भी है, जेड पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना, और ई का टर्म हमारे पास यहाँ पर है। तो हम ये जो वैल्यू है 2, 3 और 4 इक्वेशन से इस वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में जो डेल स्क्वायर साई था, उसकी साई की जगह हमने जो प्रोडक्ट तीनों कोऑर्डिनेट्स पर इसका आया साई का, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, ऐसे यहाँ पुट कर दिया, ऐसे ही हमने z एक्सिस पर पुट कर दिया, और ये 1 अपॉन साई था तो यहाँ पर भी हमने पुट कर दिया, और ये जो e की वैल्यू थी वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दी कि ये x, y और z तीनों का सम होती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ये बनाई है, इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं 5। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, और हम ये जो साई x है, साई y है और ये साई z जो है, वो एक एक जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम क्योंकि x एक्सेस पर देख रहे हैं, तो डेल स्क्वायर साई x, डेल स्क्वायर साई x, डेल x स्क्वायर, ठीक है ना, और ये 1 अपॉन यहां से हम ले लेते हैं 1 अपॉन साई x। इसी तरह से हमने y टर्म के लिए ले लिया, ऐसे ही हमने z उसके लिए एक्सिस के लिए ले लिया, और ये हमारे पास में एनर्जी का टर्म है, ये यहाँ आ जाता है। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है और ये जो है ये तो तीनों के साथ में है ना, ये जो टर्म है वो तो तीनों के साथ में, तो हमने इसको अलग अलग ले लिया कि हमने पहले x के साथ में इसको ले लिया, तो हमने ये जो एनर्जी का जो x टर्म है वो ले लिया, ऐसे ही हमने साई y के साथ में ले लिया, y एक्सिस पर क्या हो रहा है और z एक्सिस पर क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास में 3 इक्वेशंस निकल करके आ गई, और फिर आगे फर्दर इसको हम देखें तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, उसका ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट भी क्या है, ये मतलब ये 3 इंडिपेंडेंट टर्म्स है एक्चुअली, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और हर टर्म जो है उसका एक वेरिएबल हो सकता है, और वो हमने यहाँ पर बता दिया x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए और z एक्सिस के लिए। इसी तरीके से ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस सिमिलर हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, एक मूविंग पार्टिकल का जो वन डायमेंशनल बॉक्स में है, चाहे वो x एक्सिस पर मूव कर रहा हो, यहाँ पर y एक्सिस पर मूव कर रहा है और यहाँ पे z एक्सिस पर मूव कर रहा है। तो ये एक इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग एक्सिस पर, और इनका अगर आप अलग अलग सॉल्यूशन देखोगे और एनर्जी निकालते हो तो E जो x है वो x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर ये एनर्जी हमें निकल करके आती है, और जो साई की वैल्यू अगर हम इसको आगे निकालें तो ये साई की वैल्यू निकल के आती है। तो आपको याद होगा कि हमने जब वन डायमेंशनल बॉक्स में जो x एक्सिस पर साई की वैल्यू निकाली थी वो हमने ये निकाली थी, और हमने जो एनर्जी निकाली थी वो क्या निकाली थी, वो एनर्जी ये निकाली थी, लेकिन ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर थी, ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पे। लेकिन अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट्स पे लेंगे तो देखो ये y कोऑर्डिनेट के लिए एनर्जी हो जाएगी, ये z कोऑर्डिनेट के लिए एनर्जी हो जाएगी, और जो वेव फंक्शन है वो x y z के लिए इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ना अब हम कुछ कंक्लूजन्स यहाँ पर बता सकते हैं या देख सकते हैं। क्या कंक्लूजन, कि ये जो इक्वेशन हमारे पास में, ये वाली जो एनर्जी वाली इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, जिसमें ये nx वो x एक्सिस पर n की वैल्यू कितनी है, ny स्क्वायर मतलब y एक्सिस पर n की वैल्यू कितनी है, और nz स्क्वायर मतलब z एक्सिस पर n की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो ये क्वांटम नंबर हैं x y z एक्सिस पर, और ये क्या है, क्वांटाइज्ड है, मतलब कि हर एक्सिस पर भी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, और जो टोटल एनर्जी होगी, अगर हम टोटल एनर्जी देखें तो इन सारी की सारी एनर्जीज को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। अगर आप इन सारी एनर्जीज को पुट प्लस कर दोगे तो देखो हमारे पास में क्या इक्वेशन आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा E इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है। और अब यहां पर आप ये Ex, Ey, Ez ये जो वैल्यूज हैं इन इक्वेशंस से, ये वाली जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस से यहां पर आप पुट कर सकते हो। अब इन इक्वेशंस में भी आप देखो कि जो h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर है ये सभी में कॉमन है, ये जो h स्क्वायर 8ma स्क्वायर है ये सभी में कॉमन है, ये सभी में कॉमन है, तो आप इसको ले लो बाहर, ये साहब ये h स्क्वायर और 8ma स्क्वायर ये हमने ले लिया बाहर, और अंदर क्या हो जाएगी, अंदर जो टर्म बचेगी वो बचेगी आपकी nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz का
स्क्वायर। मतलब ये जो क्वांटम नंबर हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये हमारे पास में यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ हमने ये जो a को बाहर लिया है, ये जो a है इसको बाहर क्यों लिया है? क्योंकि हमने ऐसा माना था कि a, b और c ये तीनों की तीनों जो इसकी आर्म्स हैं वो क्या है? इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होती, ठीक है ना, तो आप क्या करते? तो ये जो ए स्क्वायर जो टर्म है इसको आप बाहर नहीं रखते, आप इसको अंदर रखते, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के जो आपके बॉक्स हैं उनके लिए ये वैल्यू बदल जाती, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाती? ये वैल्यू हो जाती कुछ इस तरीके की, ये एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन वो जो सॉरी टोटल एनर्जी है वो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी तब है जब हमने इसको क्यूबिकल एक बॉक्स माना है, और ये तब है जब हमने नॉन क्यूबिकल जो बॉक्स है वो माना हो, ठीक है ना। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो एनर्जी है वो भी क्या है? क्वांटाइज्ड फॉर्म में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक डिस्क्रीट वैल्यूज जो है इन एनर्जीज की वो हमें अलग अलग पार्टिकल के लिए देखने को मिलती है। अगर हम इसका टोटल वेव फंक्शन देखें तो देखो, टोटल वेव फंक्शन अगर आप निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो एक कंक्लूजन हमारा टोटल वेव फंक्शन के लिए हम ले लेते हैं कि जो वेव फंक्शन है हमारा साई, वो क्या है? वो हमारे पास में साई एक्स, साई वाई और जो साई जेड है, इन तीनों का प्रोडक्ट होता है। अब यहां पर आप साई एक्स की वैल्यू, साई वाई की वैल्यू और साई जेड की वैल्यू रख सकते हो। अब वैल्यू क्या है वो हमने यहां पर अभी देखी थी। क्या देखा था? वो हमने देखा था कि अंडर रूट टू, ये यहाँ पे आप साई एक्स का वैल्यू रख सकते हो, तो आप क्या रखोगे? अंडर रूट टू अपॉन ए, फिर हमारे पास में था साई, और ये आपके पास x पर आप ले रहे हो तो nx और पाई, ये पाई और ये x, और हमारे पास में है a। ये हमारे पास में आता है किसके लिए? ये हमारे पास में आता है साई x के लिए। ऐसे ही आप साई y के लिए आप यहां पे रख दो इस तरह से साइन, और ये हो जाएगा आपका एन वाई, वाई एक्सिस पर है ये, पाई एक्स अपॉन ए। ये ऐसे ही आपके पास में जो साई जेड है उसकी वैल्यू आप यहां पे पुट कर दोगे तो ये आपके पास में आएगा 2/a साइन एन जेड पाई एक्स अपॉन ए। तो ये वैल्यू आपके पास में यहां पे निकल करके आ गई, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये जितने भी ये हैं ये कॉमन है आपके, ये और ये। अच्छा, ये मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लगा दिया, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है ना, वो मैंने गलती से प्लस लगा दिया। तो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट जो 2/a है, इनको अगर आप करते हो तो वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास में? ये वैल्यू आ जाती है आपको 8, मतलब हो जाएगा ना 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 अपॉन ए बी और सी, इसका अंडर रूट इस तरह से आ जाएगा। और बाकी का आपका क्या बचेगा? बाकी का आपका बचेगा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला और ये वाला टर्म, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए, ऐसा, और फिर साइन एन वाई पाई एक्स अपॉन ए, और साइन एन जेड पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है।
तो ये हमारे पास में आ जाती है। और आपको पता है कि अगर हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया हुआ है, जो अभी हमने बात किया था कि ये जो हमने बॉक्स लिया हुआ था यहाँ पे ये, और इसमें जो A था और B था और C जो था, अगर हम A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाता है। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो इस पर्टिकुलर ये जो टर्म है, इस पर्टिकुलर टर्म की जगह आप क्या रख सकते हो, आप टर्म रख सकते हो V, ठीक है ना। तो इसकी जगह आप यहाँ पे ही मैं इसको कर देता हूं कि ये जो ये V के बराबर है, ठीक है ना, ये V के बराबर है, ये इसका वॉल्यूम है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास में आया है साई के लिए, ये एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, और इसका जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्या है, ये इसका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, ठीक है। जबकि हमारे पास में जो वन डायमेंशन बॉक्स के लिए जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आया था वो क्या आया था, वो फैक्टर आया था हमारे पास में 2/a का अंडर रूट, 2/a का अंडर रूट। ये किसके लिए था, ये वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए था, जो वन डायमेंशनल बॉक्स था। लेकिन जो हमारे पास में थ्री डायमेंशनल बॉक्स है, उसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आया वो क्या आया, 8/v का अंडर रूट, ठीक है। सो ये हमें यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स देखने को मिले, और अगर हम एक एक करके कुछ जो हमारे पास में जो बॉक्स हैं, चाहे वो क्यूबिकल बॉक्स हो या नॉन क्यूबिकल बॉक्स हो, उनके लिए एनर्जी अगर हम अलग अलग इसके लिए कैलकुलेट करें या निकालें, जहां पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा जो बॉक्स है वो एक क्यूबिकल बॉक्स है, जहां पे हम मानते हैं कि A और B ये तीनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। तो जो एनर्जी आई थी हमारे पास में अभी हमने निकाली, वो क्या थी, h² / 8m, और A² हमने ले लिया था बाहर, और ये जो वैल्यू है वो प्लस ny² प्लस nz², ये हमारे पास में एनर्जी निकल करके आई थी। और यहाँ जो A है, ये जो A है, ये A क्या था, ये उस क्यूबिकल बॉक्स का साइड था, साइड की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो हमारे पास में है A, और nx ny nz क्या है, वो जो टोटल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मान लेते हैं, तो ये हमारे पास x एक्सिस पे, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर जो क्वांटम नंबर है वो होंगे, और ये कभी भी जीरो नहीं होगा, और ना ही ये कभी फ्रैक्शनल वैल्यू में होगा। तो जो लोएस्ट ग्राउंड एनर्जी लेवल होगा, उसकी एनर्जी क्या आएगी भाई, ये तो हमारे पास में एनर्जी का इक्वेशन आ गया, ये एनर्जी का हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। लेकिन लोएस्ट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी होगी, उसको हम कैसे देंगे, उसको हम इस तरह से बताएंगे, क्योंकि देखो एनर्जी लेकर के वो अपने हायर शेल्स में भी तो जाता है या हायर एनर्जी लेवल्स में भी तो जाता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स में जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल कब, जब एन एक्स और आपका एन वाई और आपका एन जेड तीनों क्या हो, 1, मतलब एन एक्स की वैल्यू भी 1 हो, एन वाई की वैल्यू भी 1 हो, और एन जेड की वैल्यू भी 1 हो। तो जो ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी होगा उसको हम लिखेंगे E11, E11 क्यों, क्योंकि एन एक्स के लिए वैल्यू 1, एन वाई के लिए वैल्यू 1, और एन जेड के लिए वैल्यू 1। तो ये जो 111 है वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमने किस टर्म के लिए निकाला है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, E11 ये हो जाएगा आपका h² / 8m² और यहां पर आप रख दो। तो ये nx की वैल्यू 1 है तो ये 1 का स्क्वायर, प्लस ये ny की वैल्यू भी 1 है तो उसका स्क्वायर, और nz की वैल्यू भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, और ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है,
तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया E11 इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 8ma और इसको हमने प्लस कर लिया तो 1 2 3 तो 3h स्क्वायर 8ma ये एक और ये 111 ठीक है। तो ये एक एनर्जी लेवल हमें मिला ग्राउंड स्टेट का जहां पर किसी तरह की कोई डिजेनरेसी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटम नंबर है वो एक सेट है, यहाँ पर सिंगल सेट का क्वांटम नंबर है। लेकिन अगर हम इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखें, ये तो हमारे पास में क्या थी, ये तो हमारे पास में थी ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें, वो भी कैसी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसे बोलते हैं जिसमें जो सेकंड एनर्जी लेवल